नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम की आज की इस संस्करण में हमारे साथ आनंद वर्धन जी हैं। हम इनसे बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में, राजनीति में चल रहे उथल-पुथल के बारे में। आनंद सर नमस्कार। आज लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और शीतकालीन सत्र में आमतौर पर यह अंदेशा जताया जाता है कि विपक्षी दल कोई ना कोई मुद्दा लेकर आएँगे, जो गंभीर मुद्दा होगा उसे उठाएँगे और हो सकता है कि हंगामा हो। लेकिन आज यह देखने में आया कि असल में जो सत्ताधारी दल है, वह बिना किसी हंगामे के ही लोकसभा से अलग हट रहा है और लोकसभा को स्थगित किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है ओम बिरला जी के द्वारा कि पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें ही संसद में हों। अब इस चीज़ का क्या वो अर्थ लगाते हैं, ये तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे देखें कि चुनावी जीत के बाद भी नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास हिला हुआ है? देखिए कमल जी, बिल्कुल स्पष्ट था। आज की लोकसभा की मैं अगर बात करूँ तो एक एक देखिए 2-3 चीज़ें ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि विधानसभा में मोदी जी ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भाजपा ने। 56 इंच का सीना 156 इंच का हो जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मतलब लोकसभा के 2 बाय इलेक्शंस थे, दोनों बाय इलेक्शंस कांग्रेस जीत के आ गई है। तो लोकसभा की ग्राउंड रियलिटी जैसी थी वैसी ही है, उसमें कहीं ज़मीनी कोई चेंज नहीं हुआ। तो मोदी जी की जो पिछली बार हम सब लोगों ने देखा कि मोदी जी को लोकसभा में बैठने में दिक्कत हो रही थी और वो किसी न किसी बहाने बैठे ही नहीं थे पूरी लोकसभा। तो वो बात आज देखना था कि क्या होगा। आज जब 11 बजे लोकसभा हुई और जैसा सबने देखा, वो मैं उसको फिर से दर्शकों के लिए फिर से बता दे रहा हूँ। ओम बिरला जी ने कुछ अपना ऑबिचुरी और कुछ कंडोलेंसेस पढ़ी जो सदस्य की मृत्यु हुई थी और फिर उन्होंने 11:07 पे बिना किसी प्रोवोकेशन के लोकसभा का 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे वो खुद नहीं आए। 12 बजे उनके जगह पे जो दूसरी स्पीकर थी वो आई और जैसे पहले से डिसाइडेड था, उन्होंने आते ही बिना कुछ किए 10-20 मतलब फिर उन्होंने 1-2 मिनट के अंदर पूरे दिन के लिए खत्म कर दिया। तो ये एटीट्यूड बिल्कुल साफ था। अच्छा मोदी जी अंदर नहीं आए, मोदी जी तो अपना सेकंड टाइम आए नहीं, मोदी जी उससे पहले बाइट राइट दे चुके थे। और मोदी जी ने जो सुबह बाइट में कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं वो लोकसभा में हंगामा करते हैं, चलने नहीं। देखिए मुट्ठी भर लोग ही होंगे। देश का 140 करोड़ लोग तो वहाँ नहीं जाता है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ये है कि 140 करोड़ लोग मुट्ठी भर लोगों को वहाँ चुन के भेजें। एक 545 में आपके अपने 300 हैं, 200 250 लोग जो विपक्ष है, वो मुट्ठी भर ही रहेगा। और मुट्ठी भर के लोगों को अगर आप डिस्कार्ड करें कि नहीं-नहीं वो हंगामा करते हैं, आपको वो हंगामा लगता है क्योंकि आपकी वो उल-जलूल बातों को नाले से गैस निकलती है और ये सब जो जो उल्टी-सीधी बातें हैं, इस पे वो ताली नहीं बजाएगा। वो आपसे प्रश्न पूछता है और वो प्रश्न के उत्तर आपको देने में दिक्कत होती है। तो आप उनको मुट्ठी भर लोग करके अ, दूसरी बात ये है कि इस समय जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद मोदी जी तो इस समय मतलब इन लोगों तो भाजपा के सारे लोग इस समय किसी को बोलने नहीं देते। लेकिन 3 ऐसे विषय जो मेरे हिसाब से हैं, बेरोज़गारी और महँगाई तो बाद में बात होती रहेगी। आज नंबर 1 मणिपुर। मणिपुर पे देश क्या मतलब मणिपुर के लोग मर रहे हैं। आपके अपने लोग विधायक कह रहे हैं, आपके अपने मंत्री बीजेपी के वहाँ कह रहे हैं कि भई ये सरकार को हटाइए, इसको इसके रहते कोई बात नहीं हो पाएगी और बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपके लोग कह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उस पे बात करने का। आप बिल्कुल मुँह चुरा के मतलब वो जो जो एजेंडा थे वो सामने आ रहे हैं। दूसरी बात अडानी की। अडानी से अब तक ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुझसे अडानी से कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया को मतलब को पता है कि आपका को केवल और केवल अडानी जी से मतलब है। एक एक उसमें एक चीज़ हुई है, जिसको लेके संबित पात्रा बहुत हल्ला मचा रहे थे कि भई अगर अडानी जी का ऐसा था तो तेलंगाना में अडानी ने 100 करोड़ रुपए तेलंगाना के कोई डेवलपमेंट फंड के लिए एक सीएसआर टाइप कुछ उन्होंने पैसा दिया था। किसी भी जगह दे सकते हैं, किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। लेकिन उस पैसे को आज रेवंत रेड्डी ने वापस कर दिया और सब ये बीजेपी इस पे हमलावर थी कि भाई क्यों पैसा लिया? क्यों? अरे कोई रेवंत रेड्डी ने अपने घर के जेब में नहीं रखा था। स्टेट को मिला था, क्यों वापस करते? लेकिन अब वापस कर दिया। मोदी जी बताएँगे कि वो जब 2014 में अडानी के जहाज में प्रधानमंत्री की शपथ लेने आ रहे थे, तो वो किस लिए आ रहे थे?
मोदी जी बताएँगे कि अडानी जी को अपने बगल में घु घुम जब ले जाके घुमा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे थे, श्रीलंका कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, केन्या कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, नाइजीरिया कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्यों दिला रहे थे? उसमें भी तो फिर चर्चा होनी चाहिए। तो मोदी जी के पास अडानी पे कहने को कुछ नहीं है। बीजेपी को पता है कि इस पे वो बुरी तरह से फँस चुके हैं और जिस तरह से वारंट वहाँ से इश्यू हुआ है, वो वारंट अगर रहा तो वो वारंट जिस दिन तामील हो गया, तो अडानी जी के पास देश छोड़कर भागने के सिवा और कोई रास्ता रह नहीं गया है। और तीसरी बात माधवी बुच की, जिस तरह से सेबी कुछ लोगों को जिस तरह से प्रोटेक्शन दे रही है, देश की अर्थव्यवस्था और देश की जो सबसे बड़ा मार्केट है, उसके साथ जो खिलवाड़ कर रही है, माधवी बुच पे भी, क्योंकि इन्होंने ने उनको अपॉइंट किया है। सीधे अपॉइंटेड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट में 2 सदस्य, अध्यक्ष मोदी जी, सदस्य अमित शाह, इन लोगों ने माधवी बुच को अपॉइंट किया है। क्या जवाब है इसके पास? तो ये लोग भाग रहे हैं और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष किसी तरह से चाह रही कि वो ना हो। और जो मैं देख रहा हूँ, मोदी जी के लिए एक और दिक्कत हो गई है कि वहाँ पे प्रियंका गांधी भी पहुँच गई। मुझे नहीं लगता है कि जैसा मोदी जी ने आज दिखाया है कि मोदी जी लोकसभा फेस करेंगे, वो किसी न किसी बहाने से इसको कुछ न कुछ आगे-पीछे बढ़ाएँगे और ये ओम बिड़ला वही हैं जिनके नाम से रिकॉर्ड है कि एक दिन में 113 सदस्यों को एक साथ इन्होंने सस्पेंड किया था। तो एक अगर हम इस पूरे समस्या को देखें तो ऐसा लगता है खासतौर में मणिपुर के संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी मजबूरी जिसके कारण से नरेंद्र मोदी इतनी हिंसा के बावजूद यह फैसला नहीं ले पाए कि वहां के मुख्यमंत्री को बदल दें और एक नए फेस के साथ चीजों को संतुलित करने का या बेहतर बनाने की कोशिश करें। आखिर ये राजनीति, इस राजनीति को हम कैसे समझें? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं कमल जी। अब बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि वो सारा जो झगड़ा है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। वहाँ पे कुकी और मैतीस थे ही। आपने कुकी और मैतीस को लड़ा के हिंदू क्रिश्चियंस करने की कोशिश की, आपको लगा वो बैकलैश होगा। आप उसी में आज भी हैं। आपको क्या लगता है कि वीरेंद्र सिंह को अगर सेंटर और खास करके गृह मंत्रालय चाहे तो अगले 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय का पूरी तरह से उनके वरद हस्त है। आपने अभी देखा कि वो 5,000 नए सीआरपीएफ या सेंट्रल मिलिट्री पुलिस के लोग फिर भेजे गए हैं। मेरा पहले भी कहना था, आज भी ये कहना है कि मणिपुर की समस्या आप हथियार से जबरदस्ती नहीं सॉल्व कर पाएँगे। आपको मणिपुर को आज करिए, कल करिए, 1 साल बाद करिए, 100 साल बाद करिए। आपको मणिपुर की समस्या टेबल पे बैठ के उनके साथ वार्ता करके ही सुलझानी होगी। आपको अगर ये लगता है कि आप सेंट्रल मिलिट्री पुलिस और फौज भेज के करेंगे, उससे वो समस्या नहीं सुलझेगी। मोदी जी जिस तरह से गुजरात चलाते आए हैं, मोदी जी को लगता है कि पूरा देश वैसे ही चलेगा, पूरा देश वैसे नहीं चलेगा। और मणिपुर में जिस तरह से वास्ट स्केल पे हत्याएँ हो रही हैं, उनका सर जो उनके वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर, वो ऑफिशियली मांग कर रहे हैं कि कुकी के अगेंस्ट एक्शन लेके, मतलब कुकियों को साफ करने की मांग कर रहे हैं। वो आफ्सा लगवाने की मांग कर रहे हैं। वो निष्पक्ष चीफ मिनिस्टर नहीं रह गए हैं, वो एक वर्ग विशेष के चीफ मिनिस्टर हैं, जो पूरी मन में पूरा कटुता, वैमनस्य लेके एक दूसरे वर्ग के ऊपर खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। और मोदी जी क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्या मजबूरी है? ये तो मोदी जी जाने, लेकिन ये सबको पता है कि वहाँ पे खनिज है, वहाँ पे ड्रग है और वहाँ पे मोदी जी के और भाजपा के बहुत से दोस्तों का वहाँ बिज़नेस इंटरेस्ट है। कमल। आनंद सर, मैं आज संजय राउत का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही जो कि पिछले हरियाणा चुनाव के समय अभय जी ने में कही थी, आपने भी उसको उठाया था कि बार-बार चुनाव आयोग जो है, वो मतदान प्रतिशत क्यों बढ़ाता है। इसके अलावा उन्होंने और भी बातें कही कि कैसे इतनी ज़्यादा अंतर से ये लोग जीत गए महायुति के उम्मीदवार और उन्हें लगता है कि तकरीबन 1.5 करोड़ वोट ज़्यादा जोड़े गए हैं। एक इंटरेस्टिंग क्लिप मैंने सोशल मीडिया पर देखा नांदेड़ के बारे में कि वहाँ पर कांग्रेस जीती है लोकसभा चुनाव तकरीबन 1500 वोटों से, लेकिन विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखकर लगता है कि तकरीबन 1,85,000 मतदाताओं ने एक ही कमरे में जाकर जब वोट दिया तो यह फैसला किया कि हम मायावती को वोट देंगे, क्योंकि महायुति को 1,85,000 तकरीबन ज्यादा वोट मिले हैं। तो क्या मैं मेरा सवाल ये है कि क्या ये छिटपुट चीजें हैं या फिर जो आरोप लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है चुनाव में, उसमें आप कुछ एक गंभीर चीज भी देखते हैं? जी। मैं मैं एक छोटा किस्सा बता दूँगा, बहुत छोटा-सा। मतलब आधे मिनट में, इसलिए कि तब आपको रेफ़रेंस समझ में आ जाएगा।
मैं 9th क्लास में था और हम लोगों का एक साइंस टेस्ट था। जब जाते थे आप जुलाई में स्कूल खुलता था तो अगस्त में एक फर्स्ट टेस्ट होता। हम लोगों के को हम लोग करीब 25 बच्चे हुआ करते थे, उसमें से 25 में से 22 लोग साइंस के उस टेस्ट में फेल हुए थे, 3 लोग पास थे। तो नहीं, ये 10th की बात है, 9th की नहीं, ये 10th की बात है। तो हमारे जो उस समय ट्यूशन-व्यूशन नहीं पढ़ाया जाता, हमारे जो टीचर थे सबके घर में जाके ट्यूशन लगवाने के लिए वो डालते थे कि इतने नंबर कम आए। जब अगला टेस्ट था, वो अगला टेस्ट शायद सितंबर में 2 टेस्ट होते, जो भी अगला टेस्ट था, तो मेरे बगल में मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र है, अभी भी है, पूना में रहता है, रेलवे का बड़ा अफ़सर है, था, अब तो रिटायर हो गया। वो मेरे बगल में था, उसने यूपी बोर्ड में उसकी 2nd पोज़ीशन आई थी, तेज़ था पढ़ने में, मेरा बहुत घनिष्ठ दोस्त। मैंने उसकी कॉपी से पूरी तरह से नकल की, बगल-अगल में बैठते थे और उस साइंस में उसको 7 नंबर मिले, मुझे 8.5 नंबर मिले और ये टीचर को पता था, पूरे को पता था कि ये इसको 8.5 आ नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ तो नंबर थे, मैंने बेईमानी की थी, प्रूव नहीं हो सकता। उसी तरह से नांदेड़ की बात मैंने ये कथा इसलिए बताई, जो नांदेड़ में हुआ, वो नहीं हो सकता। 6 सीटें होती हैं, लोकसभा आज मैंने उसपे एक वीडियो भी किया है। एक महाराष्ट्र में एक लोकसभा के नीचे 6 सीटें विधानसभा की होती हैं। वहाँ पे 1500 वोट से कांग्रेस जीतती है और नीचे की 6 सीटें हारती है। ये नहीं कि एक सीट हारी, एक में इतना ज़्यादा मार्जिन हो गया, जो आप बात कह रहे हैं कि करीब 1,60,000 70,000 जो वोट महायुति को ज़्यादा मिले और महाविकास अघाड़ी या एनडीए को ज़्यादा मिले, इंडिया गठबंधन को कम मिले, ये कैसे हो सकता है? और एक उसका एक डायमेंशन और भी है, जो ये सारा कुछ ये सप्पल साहब जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, वहाँ से ये सारी चीज़ें निकली। उसको जब मैंने आगे देखा तो वहाँ पे वीबीए वंचित बहुजन अघाड़ी जो है, वो भी वहाँ लड़ रही थी। वो लोकसभा भी लड़ रही थी और 6 विधानसभा भी लड़ रही थी। बहुजन अघाड़ी को हर जगह वो थर्ड रही है। लोकसभा में भी थर्ड रही, विधानसभा में भी थर्ड रही। सारे 6 विधानसभा में। ये अजीब-सी चीज़ है। अच्छा, वो 6 विधानसभा में 5 जगह बीजेपी जीती और 1 जगह बीजेपी के सहयोगी शिवसेना जिनको वो सीट छोड़ी थी, वो जीते हैं। 6 जगह कांग्रेस सेकंड रही और 6 में कांग्रेस सेकंड, ये फर्स्ट है। वन वीबीए जो है, वंचित बहुजन अघाड़ी, ये थर्ड रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी को लोकसभा में 80,000 कुछ वोट मिले हैं और विधानसभा में 84,000 मिले हैं। तो ये वेरिएशन तो समझ में आता है, क्योंकि ये वेरिएशन करीब 5% का वेरिएशन है, अगर आप ऐसे देखें। 5% वेरिएशन हो सकता है। लेकिन 4 लाख में डेढ़ 2 लाख का अगर वेरिएशन हो रहा है, तो ये वेरिएशन 40% का नहीं हो सकता है। मतलब प्रक्रिया भी दर्शकों को समझना चाहिए। जब वो आप अपना आइडेंटिटी और ये सब चेक करा के जब अंदर घुसते हैं, तो दोनों ईवीएम अगल-बगल रखी हैं। ये नहीं है कि आप कहीं और फिर से जा रहे हैं और फिर से वो अगल-बगल रखी हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि यहाँ इधर दबाया और यहाँ इधर दबाया, तो नहीं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, लोकसभा में ज़्यादा होता तब भी एक लॉजिक इनके पास थी कि भाई मोदी जी इतने विश्व गुरु हैं, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो भगवान हैं, तो मोदी जी के भगवान के चक्कर में ज़्यादा वोट मिल गए। मोदी जी को रिजेक्ट कर रहे हैं वो सब। मोदी जी को रिजेक्ट कर रहे हैं और विधानसभा में इनको वोट दे रहे हैं। तो ये वही है, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। बेईमानी तो हुई। कैसे हुई है? वी डोंट हैव आंसर। लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ की गई, इसका आंसर अभी अपने पास नहीं है, कमल जी। तो इस संदर्भ में विपक्षी दलों की क्या रणनीति होनी चाहिए आगे? देखिए, एक चीज़ कमल, हमें हम आप अगर देखिए तो हर चैनल पे जाइए तो 2 चीज़ें हो रही हैं। मतलब 10 में से 8 लोगों को कांग्रेस की गलती और राहुल गांधी बिल्कुल निकम्मे हैं, ये हर जगह हर आदमी प्रूव कर रहा है। मेरा थोड़ा इससे अलग हटके है। जो पैसा तो हम और आप ले रहे हैं ना, पैसा तो वोटर ले रहा है, अगर पैसे से है सारा कुछ मामला, तो पैसा लेके अगर वोट दे रहे हैं तो भाई ठीक है। अगर लाड़की बहना योजना से 1,500 रुपए महीने से आप अगर वोट ले रहे हैं, तो इसमें कोई कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? भाई आपका गुस्सा यही है ना कि 10,000 रुपए अगर ये पर वोट दे रहे थे, तो कांग्रेस ने 12,000 क्यों नहीं दिए? तो ये तो मेरे ख्याल में बात ही नहीं, वो संगठन में बहुत अच्छे हैं। भाई संगठन में वो अच्छे थे, तो इतना संगठन किसी का नहीं हो सकता है। आरएसएस वाला संगठन नहीं हो सकता है। ईडी से सब लोग नहीं रेड करवा सकते हैं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि
इसमें विपक्षी दल से ज़्यादा हमारे और आपका भविष्य दांव पे है। हम और आप क्या कर रहे हैं, ज़रा ये भी हम लोगों को अपने ऊपर भी विचार कर लेना चाहिए। विपक्षी दल तो जब हम कुछ करते हैं तो विपक्षी दल आगे जाके उसको पार्लियामेंट में या विधानसभा में कुछ बोलते हैं। लेकिन आज समय ऐसा है कि भारत के आम नागरिक को भी ये समझना होगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ठगे तो हम जा रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी या एनसीपी, शरद पवार, इन लोग ने ठगे तो हम और आप जा रहे हैं। तो कुछ तो रास्ता हमें भी अपने अपने हिसाब से तय करना होगा। कमल जी। आज की बातचीत के लिए एक आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश के बारे में, कि क्या हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, उससे योगी आदित्यनाथ ने जो उनको नुकसान हुआ था, उनको झटका लगा था, वो उसको पार कर लिया है, अब वो फिर से पुराने योगी आदित्यनाथ बन गए हैं, जो कि मजबूत मुख्यमंत्री हैं? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को कभी झटका नहीं लगा था। ये तो बीजेपी के अमित शाह के लोगों का नैरेटिव था। योगी आदित्य जो लोकसभा का झटका कह रहे हैं, वो झटका तो सही बात ये थी कि वो झटका मोदी जी और अमित शाह का था। सारे टिकट अमित शाह ने बाँटे, सारा स्ट्रैटेजी अमित शाह ने की, सारा कुछ मोदी जी ने किया। तो उसमें योगी जी की तो कहीं पूछ ही नहीं थी। योगी जी से पूछ के एक टिकट भी नहीं दिया गया। तो जब आप योगी जी से बिना पूछे सब कर रहे थे, तो उसका हार तो आप ज़बरदस्ती उनको हार का ठीकरा उनके सिर पे फोड़ रहे थे। लेकिन अब 7 सीटें जीतने के बाद योगी जी एक चीज़ हो गए हैं, अब उनको हटाना इनके लिए मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ वो एक 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 हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव नहीं चला है। लेकिन जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है, उसमें तो ये डालने की कोशिश कर ही रहे हैं ना कि साहब देखिए बटेंगे तो कटेंगे नारा चला है। तो बटेंगे तो कटेंगे नारा चला है तो आप योगी को नहीं छू सकते हैं। योगी जी 7 सीटों को डिलीवर कर दिए हैं। तो अमित शाह जी के लिए कुछ अजीब-सी स्थिति हो गई है। बहुत बढ़िया खाना खाने गए थे। मुर्गा मछली ये सब खाने गए थे। इतना मिर्चा पड़ गया है कि सी-सी करते हुए आ रहा है। खाना तो बहुत अच्छा था। महाराष्ट्र में खाना तो बहुत अच्छा मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो कर दिया, वो गड़बड़ हो गया। वो ज़्यादा खुश होते कि अगर 2 सीट योगी जी को मिलती और 7 अगर अखिलेश यादव को मिल जाती किसी जुगत से, तो वो ज़्यादा चैन की नींद सोते। अब उनकी नींद में तो थोड़ा खलल पड़ ही गया है। कमल। समाजवादी पार्टी क्या एक तरह से जो उसने हासिल किया था, उसको वो खो चुकी है, या फिर एक हल्का-सा झटका है, वो फिर से उभर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में उससे समाजवादी पार्टी के उस प्रॉस्पेक्ट पे नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक काम अच्छा किया कि वो पॉलिटिकली वो लड़ती रही। समाजवादी पार्टी पोलिंग के दिन भी जितना उसने वीडियो करके, जितना ट्वीट करके अखिलेश यादव उसमें लगे रहे। तो आज हार गए हैं ठीक है, लेकिन लोगों के मन में है कि भई जिस तरह से वोटरों को रोका गया था, जिस तरह से पिस्तौल दिखा के पुलिस वाले धमका रहे थे कि वोट डालने गए, तो वो एक है कि ये फेयर विक्ट्री नहीं है। विक्ट्री है, ठीक है, जीत गए हैं, लेकिन इट इज़ नॉट फेयर। तो उस दृष्टि से मैं ये नहीं देखता हूँ कि अखिलेश यादव के नेतृत्व पे कोई सवाल उठ रहा है या उनकी वोट दिलाने की क्षमता पे कोई सवाल उठ रहा है। वो इंटैक्ट है और अखिलेश यादव के उस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ा है। कमल। आज की इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम फिर अगले हफ्ते आनंद वर्धन जी से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।